अगर आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस आपका डोमेन है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों ये वीडियो आपके लिए है? क्योंकि अगर 2024 और 2025 से हम लोग देखें तो सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए? क्या ये सिलेबस आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी पूछता है? क्या मतलब एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चन पूछा जाता है? क्या एनसीईआरटी के बगैर आप इस एग्जाम में आगे बढ़ ही नहीं सकते? उन सब पे डिटेल में हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे डिटेल में हम लोग पूरे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को चालू कर दिए होंगे। सीयूटी 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जानने का यही सबसे सही समय है। क्यों सबसे सही समय है? क्योंकि जब आपको पहले से सिलेबस, बुक लिस्ट, ये नोट्स वगैरह सारी चीजें पता रहती हैं तो आपको आगे की चीजें आसान हो जाती हैं। कैसे आसान हो जाती है उस पर हम लोग आगे बात करते हैं और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि मैं ही आप लोगों का इस साल का क्या पिछले 3-4 सालों से आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का मेंटर हूं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो आप सीयूटी यूजी 2025 के बुलेटिन पे आइए और आप यहाँ पे बुलेटिन पे जब आएंगे, मतलब पोर्टल पे जब आएंगे तो सिलेबस वाले पोर्शन पे आइए। सिलेबस वाले पोर्शन पे आते ही आप यहाँ पे आ जाइए नीचे और आप आइए 323 कोड पे, जो कि पॉलिटिकल साइंस का कोड है। पॉलिटिकल साइंस के कोड पे आते ही चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का, जो कि 2025 में रहा। 2024 के सिलेबस से कंपेयर किए तो बहुत बड़े बदलाव किए गए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए। आपको सबसे पहले 2 बुक्स चाहिए होंगे। कौन कौन से आपको 2 बुक्स चाहिए होंगे? 2 बुक में आपको क्लास 12 का क्या चाहिए? क्लास 12 का 2 एनसीईआरटी के बुक चाहिए। एनसीईआरटी के कौन कौन से? एक तो आपका कंटेम्प्ररी, क्या है? कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स मतलब कि समकालीन विश्व राजनीति की एक किताब आती है, वो चाहिए। दूसरी, आजादी के बाद भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बुक चाहिए। पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आजादी के बाद भारत की राजनीति में क्या बदलाव किए गए, ये 2 बुक चाहिए। क्या सर इन बुक्स के अलावा हम लोग अगर पढ़ें तो क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। इस बार जो भी शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन हुए, हो सकता है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा, हो सकता है मैप से क्वेश्चन पूछ दिया, हो सकता है वो आपके कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये बुक नहीं रहेगा तो कहां से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉक्स में दिए गए चीजें से भी वो क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले ये 2 बुक चाहिए होंगे। अब इस 2 बुक में भी आपके लिए क्या है? 2 बुक में भी आपके लिए थोड़ी चीजों को ध्यान रखना होगा। जब आप पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो आप न्यू एनसीईआरटी को लीजिएगा। किसको लीजिएगा? आप जो है न्यू एनसीईआरटी को खरीदना होगा। जैसे दोनों में न्यू एनसीईआरटी को खरीदना होगा, जिसमें कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपको पढ़ना होगा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस आपके इस सिलेबस में सबसे पहले, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेशन वाले से। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर ये है। सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा कि राष्ट्र को बनाने में, भारत को बनाने में 3 तरह की चुनौतियां जो भारत के सामने थी, वो कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो यहां पे चैलेंजेस, आपको क्या पढ़ना होगा? चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, कि भारत को बनाने में क्या क्या दिक्कत थी। तो भारत में लोकतंत्र लाना था, भारत को एक करना था, एक राष्ट्र बनाना था, अलग अलग 565 रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है, और भारत का आर्थिक विकास भी करना था। तो पहले चैप्टर में हम भारत को एक करेंगे, चाहे वहां के राज्यों को एक करना हो या फिर आगे की राजनीतिक जो भाषा के आधार पर लड़ाई होती है, फिर भाषा के आधार पर राज्य बनते हैं, स्टेट्स बेस्ड ऑन द लैंग्वेज जो पॉलिसी है उस पे हम लोग बात करेंगे और इस चैप्टर में देखेंगे। दूसरे चैप्टर में हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे और देखेंगे कैसे 1952 से लेकर के 1967 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहता है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में हम लोग देखेंगे ये कि हर जगह केंद्र और राज्य में
कांग्रेस का वर्चस्व रहता है, क्यों वर्चस्व रहता है, वो सारी चीजें जानने की जरूरत है। आगे हम लोग तीसरे चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो तीसरे चैप्टर में हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट की कैसे जो है हमारा पॉलिटिक्स प्लान डेवलपमेंट का चलता है, मतलब कि विकास जो होगी वो प्लानिंग के हिसाब से होगी। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया फॉलो करता है रशिया के साथ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। जो चौथा चैप्टर हम देखेंगे वो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, 3 प्रॉब्लम्स 3 चैप्टर में देखेंगे। और चौथा देखेंगे कि जब भारत एक राष्ट्र के तौर पे खड़ा हुआ तो उसके बाद भारत की विदेश नीति कैसी थी। तो भारत का पाकिस्तान से रिश्ता, बांग्लादेश से रिश्ता, चाइना से रिश्ता, बाकी साउथ एशिया के जो देश है उससे क्या क्या रिश्ता रहता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे 1967 के बाद 1967 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहता है, कैसे 1967 में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की बात होती है। क्यों? क्योंकि 1964 में अगर हम लोग देखें तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, 1966 में देखें तो दूसरे प्रधानमंत्री जो रहते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु, और 66 में सत्ता संभालती हैं इंदिरा गांधी। एंड इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंदिरा गांधी टू टेक कांग्रेस अहेड, कांग्रेस को आगे ले जाने की उनकी जिम्मेदारी थी। तो रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस हम लोग 1967 में देखेंगे, गरीबी हटाओ वगैरह की बातें हम लोग देखेंगे यहां पे। अगला चैप्टर जो हम देखेंगे क्राइसिस इन द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, कि कैसे 69 में सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा की लड़ाई होती है, वो बुजुर्ग टोलियों कांग्रेस की जो रहती है वो कैसे इंदिरा गांधी से लड़ते हैं, कैसे वो आपातकाल का सिचुएशन होता है, कैसे बिहार की लड़ाइयां होती हैं, कैसे गुजरात का आंदोलन होता है, रेलवे आंदोलन होता है, नक्सलाइट मूवमेंट होता है, कैसे इलाहाबाद कोर्ट का वो वर्डिक्ट आता है, और फिर इंदिरा गांधी जो है लोकसभा में उनकी वैलिडिटी खत्म की जाती है। और फिर वो दिन आता है 25 जून 1975 जहां पे अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए क्या किया जाता है, 352 का उपयोग करते हुए भारत में नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाता है। 3 इमरजेंसी भारत में होती है, 352 के तहत राष्ट्रीय इमरजेंसी, 356 के तहत जो होता है वो राज्य में इमरजेंसी लगाई जाती है, प्रेसिडेंट रूल जिसको हम लोग कहते हैं, 360 के तहत हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। ठीक है, तो 352 का यूज देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे रीजनल एस्पिरेशंस राइज होते हैं, कश्मीर का मूवमेंट हुआ, नागालैंड वाला इशू हुआ, रीजनल पार्टी, पंजाब क्राइसिस वगैरह हम लोग देखते हैं। फिर डेमोक्रेटिक अपसर्जेस एंड कोलिशन देखेंगे कि किस तरह से हम लोग आगे देखेंगे कि मूवमेंट्स होते हैं, एंड 1990 के बाद कैसे हमारा राजनीतिक बदलाव होता है। और फिर हम लोग रीसेंट इश्यूज भी, वो दोनों एक ही चैप्टर को मिक्स करके देखेंगे कि कैसे रीसेंट इश्यूज एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ते हैं। वही अगर हम लोग बुक 2 की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा 3 चैप्टर्स काट के निकाले गए। आपको कोल्ड वॉर यहां नहीं पढ़ना रहता है, जो शीत युद्ध क्या होता है वो नहीं पढ़ना है, लेकिन शीत युद्ध खत्म कैसे हुआ, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ये आपको पढ़ना है। तो मैं जब भी पढ़ाता हूं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी तो आपको थोड़ा सा शीत युद्ध क्या था, कोल्ड वॉर क्या था वो जरूर बताता हूं। तो कोल्ड वॉर बताता हूं तो वो ज्यादा सही रहता है। और एक और मजे की बात बता देता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, बैचेस आ चुकी हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे बात करके कॉल कर सकते हैं, और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में क्या प्रोवाइड करता हूं, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में लगभग 1500-2000 क्वेश्चन करा देता हूं, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, उसके साथ साथ हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूं, थ्योरी बेस्ड अलग प्रोवाइड करूंगा, माइंड मैप्स अलग प्रोवाइड करूंगा। तो बैच के बच्चों को मैं ये प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको जुड़ना है तो आप नीचे दिए नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कैसे जो है यूएसएसआर और यूएसए जब खत्म होते हैं तो यूएसए का बस हेजमनी रहता है, वो भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कोल्ड वॉर नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है। फिर अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर पढ़ना है कि कैसे जो है चाइना का उदय होता है, रशिया का उदय होता है, ईयू का उदय होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। साउथ एशिया के क्या है कि जो साउथ एशिया है उसका क्या हालत रहता है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, यहां पे लोकतंत्र की क्या स्थिति रहती है वो देखना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन में हम लोग यूनाइटेड नेशंस को पढ़ते हैं, और भी छोटे मोटे संगठन IMF, वर्ल्ड बैंक, ये WTO वगैरह को पढ़ते हैं। फिर सुरक्षा, जो समकालीन विश्व राजनीति में कंटेम्पररी वर्ल्ड में सिक्योरिटी क्या है वो पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है और प्रकृति को कैसे बचाना है वो देखते हैं, और वैश्वीकरण देखते हैं। ये हमारा डिटेल क्या है, ये डिटेल पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। अब मैं आप लोगों को, अगर आपको चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे ट्रेंड एनालिसिस रहा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, अगर ये सब भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी क्लासेस जितनी जल्दी हो सके यूट्यूब पे स्टार्ट करूं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी क्वेरी हो आप नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी मिलता हूं अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। टिल देन, थैंक यू सो मच।